इतिहास में कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो रातों रात नहीं घटती, बल्कि उनका बारूद दशकों तक सुलगता रहता है। आज के इस गहरे विश्लेषण में हम 19वीं सदी की उन नई विचारधाराओं और भयानक औद्योगिक परिस्थितियों के खतरनाक मिश्रण को डिकोड करेंगे, जो अंततः 1905 की रूसी क्रांति के रूप में एक बड़े धमाके के साथ फूट पड़ा। तो चलिए इस टाइम मशीन में बैठते हैं। अब ज़ारिस्ट रूस के उस हिंसक चरम को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। फ्रांसीसी क्रांति के बाद पूरे यूरोप में जो दार्शनिक उथल-पुथल मची थी, उसे समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इन बिल्कुल नए कट्टरपंथी विचारों ने एक इतने पुराने और अडिग साम्राज्य की जड़ों को कैसे हिलाकर रख दिया। इस पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए हम यूरोप में पनप रहे नए विचारों से शुरुआत करेंगे। फिर देखेंगे कि कैसे औद्योगिकीकरण ने आग में घी का काम किया, समाजवाद का उदय कैसे हुआ, ज़ार का रूसी साम्राज्य अंदर से कैसा था, क्रांति की ज़मीन कैसे तैयार हुई और अंत में 1905 की वो खूनी क्रांति कैसे भड़की। तो सबसे पहले बात करते हैं यूरोप में आ रहे उन नए विचारों की जिन्होंने इस पूरे बदलाव की नींव रखी। 19वीं सदी में समाज के भविष्य को लेकर एक ज़बरदस्त वैचारिक युद्ध चल रहा था। एक तरफ उदारवादी यानी लिबरल्स थे, जो चाहते तो थे कि एक चुनी हुई सरकार हो, लेकिन उनकी शर्त थी कि वोट देने का अधिकार सिर्फ संपत्ति वाले पुरुषों को ही मिले। दूसरी तरफ थे कट्टरपंथी या रेडिकल्स, जो बहुमत के शासन और महिलाओं के वोटिंग अधिकार की पुरजोर मांग कर रहे थे। और इन सब के बीच रूढ़िवादी यानी कंजर्वेटिव्स थे, जिन्हें भारी मन से ही सही लेकिन ये मानना पड़ रहा था कि बदलाव अब हो के रहेगा, बस उसकी गति धीमी होनी चाहिए। अब ये तो हो गई बड़े बड़े विचारों और बहसों की बात, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और ही थी, जिसने इस वैचारिक आग को एक बहुत बड़ा औद्योगिक उत्प्रेरक दे दिया। प्रगति के बड़े बड़े दावों और औद्योगिक क्रांति की भयानक असलियत के बीच का फर्क रोंगटे खड़े कर देने वाला था। एक तरफ कारखानों के मजदूर भीड़-भाड़ वाले छोटे छोटे बंकरों में शिफ्टों में सोने को मजबूर थे, परिवारों के लिए कोई जगह नहीं थी। और दूसरी तरफ गांव से आए बेरोजगार किसान खैराती रसोइयों में महज 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष कर रहे थे। ये प्रगति की एक बहुत ही खौफनाक तस्वीर थी। निजी उद्योगों के इस अनियंत्रित विस्तार ने एक बहुत बड़े लेकिन बेबस मजदूर वर्ग को जन्म दिया। काम के घंटे कमर तोड़ देने वाले थे और मजदूरी न के बराबर। जब भी बाजार में मंदी आती तो बेरोजगारी तेजी से फैल जाती। शहर इतनी तेजी से बढ़ रहे थे कि रहने की जगह और साफ सफाई का एक भारी संकट पैदा हो गया। इस भयंकर दुर्दशा ने लिबरल्स और रेडिकल्स दोनों को ही समाधान खोजने के लिए बेचैन कर दिया। और जाहिर है, जब हालात इतने बदतर हो जाएं तो एक नए सिस्टम की मांग उठना लाजिमी है। यहीं से शुरू होता है समाजवाद का उदय। कार्ल मार्क्स जैसे विचारकों ने बहुत ही तीखा तर्क दिया। उनका मानना था कि पूंजीवाद अपने मूल रूप में ही मजदूरों का खून चूसता है। जब तक मुनाफा कुछ मुट्ठी भर उद्योगपतियों की तिजोरियों में जाता रहेगा, तब तक मजदूरों की हालत कभी नहीं सुधरेगी। इसका उपाय क्या था? एक ऐसा समाजवादी समाज जहां संपत्तियों पर किसी एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि पूरे समाज का यानी हम सबका सामूहिक नियंत्रण हो। 1870 के दशक तक ये सिर्फ किताबी बातें नहीं रह गई थीं। इन समाजवादी विचारों ने मजदूरों को एकजुट करना शुरू कर दिया था। 1871 का पेरिस कम्यून विद्रोह इसका एक बहुत बड़ा सबूत था। पूरे यूरोप में सरकारों के खिलाफ ऐसे हिंसक विद्रोह भड़कने लगे थे, जिन्हें दुनिया भर के समाजवादियों ने एक आने वाली बहुत बड़ी क्रांति का ट्रेलर मान लिया। अब आइए इस पूरे वैचारिक तूफान को लेकर चलते हैं 19वीं सदी के रूसी साम्राज्य की तरफ। 20वीं सदी की शुरुआत में इस विशाल साम्राज्य पर ज़ार निकोलस द्वितीय का एक छत्र और निरंकुश राज था। बाकी यूरोप के शासकों के विपरीत ज़ार के ऊपर कोई संसद या संविधान नहीं था। वो किसी के प्रति जवाबदेह नहीं थे और किसी भी तरह के राजनीतिक विरोध को सीधे तौर पर कुचल दिया जाता था। अगर हम जनसांख्यिकी के आंकड़ों पर गौर करें तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। रूस अपने यूरोपीय पड़ोसियों से बहुत अलग था। जहां फ्रांस और जर्मनी में सिर्फ 40 से 50% आबादी खेती पर निर्भर थी, वहीं रूसी साम्राज्य की लगभग 85% जनता सीधे तौर पर खेतीबाड़ी से जुड़ी थी। ये एक बहुत बड़ी ग्रामीण आबादी थी, जिसने आने वाले तूफान के लिए एक बिल्कुल अलग तरह का मंच तैयार किया। और रूसी किसानों की सोच भी बाकियों से काफ़ी अलग थी। फ्रांसीसी किसान अपने जमींदारों का सम्मान करते थे, लेकिन रूसी किसान अपने जमींदारों से सख्त नफरत करते थे।
वो अक्सर लगान देने से भी मना कर देते थे। सबसे दिलचस्प बात यह है कि वो मीर नाम के कम्यून में अपनी जमीन को समय समय पर आपस में बांट लेते थे। यानी बिना कार्ल मार्क्स को पढ़े ही उनकी जीवन शैली में पहले से ही समाजवाद के कुछ अंश मौजूद थे। जार के इस बेहद दमनकारी शासन के तहत सभी राजनीतिक पार्टियों को जमीन के नीचे यानी अंडरग्राउंड होकर काम करना पड़ा और यहीं से क्रांतिकारी गति का निर्माण शुरू हुआ। एक समाजवादी कार्यकर्ता अलेक्जेंडर श्लैपनिकोव का ये प्रत्यक्ष विवरण हमें सीधे उस दौर की फैक्ट्रियों के अंदर ले जाता है। सोचिए, मैनेजमेंट और पुलिस की नाक के ठीक नीचे क्रांतिकारी प्रचार हो रहा था। लंच ब्रेक के दौरान सीढ़ियों और दरवाजों के पीछे छुपकर धड़ाधड़ मीटिंग्स होती थीं। जब तक पुलिस को भनक लगती तब तक फैसले लेकर लोग गायब हो जाते थे। ये एक बहुत ही जबरदस्त और संगठित नेटवर्क था। हालांकि इस क्रांतिकारी आंदोलन के अंदर भी सब कुछ ठीक नहीं था। रणनीतियों को लेकर एक बहुत बड़ी दरार पैदा हो गई। व्लादिमीर लेनिन के बोल्शेविक गुट का मानना था कि जार के कठोर राज में पार्टी को एकदम गुप्त, अनुशासित और सीमित रखना चाहिए। वहीं मेंशेविक गुट का कहना था कि नहीं, हमारी पार्टी जर्मनी की तरह सभी के लिए खुली होनी चाहिए। एक निरंकुश शासक, हताश किसान और अंडरग्राउंड संगठित मजदूर, ये सारा बारूद इकट्ठा हो चुका था। और फिर आया वो साल जब ये सब एक साथ फट पड़ा, 1905 की क्रांति। इस बारूद में चिंगारी लगाने का काम किया चरम आर्थिक तंगी ने। साल 1904 मजदूरों के लिए एक दुष्स्वप्न जैसा था। जरूरी सामान की कीमतें इतनी आसमान छूने लगी कि एक ही साल के भीतर मजदूरों की वास्तविक मजदूरी 20% तक गिर गई। परिवार पालना शाब्दिक रूप से असंभव हो गया था। इसके बाद जो हुआ वो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। 1904 में एक फैक्ट्री से महज 4 मजदूरों को निकाला गया और देखते ही देखते सेंट पीटर्सबर्ग के 1,10,000 मजदूर हड़ताल पर उतर आए। फिर वो मनहूस दिन आया जिसे खूनी रविवार कहा जाता है। फादर गेपोन की अगुवाई में निकले एक शांतिपूर्ण जुलूस पर विंटर पैलेस के पास पुलिस ने अंधाधुंध गोलियां चला दी। इस क्रूरता ने पूरे देश में क्रांति की आग भड़का दी। इस खूनी घटना के बाद पूरे रूस में हड़तालों का ऐसा तूफान आया कि ज़ार को घुटने टेकने पड़े। उसने ड्यूमा नाम की एक संसद बनाने की अनुमति दे दी, लेकिन ये आज़ादी एक छलावा थी। अपनी निरंकुश सत्ता को बचाने के लिए ज़ार ने सिर्फ 75 दिनों के अंदर पहली ड्यूमा को बर्खास्त कर दिया। उसने साफ कर दिया कि वो अपना कोई भी अधिकार छोड़ने वाला नहीं है। और यहीं से एक सबसे अहम सवाल खड़ा होता है। 1905 में इस तरह लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व को कुचलकर क्या ज़ार ने क्रांति की आग को बुझा दिया था? बिल्कुल नहीं। असल में इस क्रूर दमन ने बारूद के इस ढेर को इतना ज्यादा दबा दिया कि जब अगली बार विस्फोट हुआ तो उसने पूरे साम्राज्य को ही जड़ से उखाड़ फेंका और दुनिया के इतिहास की धारा हमेशा के लिए बदल दी। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। इन घटनाओं के परिणामों पर विचार करना न भूलें।